गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो भैया, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 58 में स्वागत है। और आज हमारा जो अध्याय यानी कि लेसन नंबर जो 6 चल रहा था उसके अंतिम टॉपिक के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एमीटर का अंशशोधन, या जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम उसको शो कर सकते हैं अंशांकन। आ रही बात समझ में? एमीटर का अंशशोधन एवं अंशांकन, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले मैंने आपको वोल्टमीटर का अंशशोधन एवं अंशांकन पढ़ाया था। अरे बात समझ में? तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी परिपथ में जुड़े, ठीक है ना, वोल्टमीटर के द्वारा उस चालक में प्रवाहित विभव या उस चालक के स्रोत के मध्य उत्पन्न विभव के मान में आने वाली त्रुटियों का, या उसके वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मान का विभव मापी के द्वारा मापे गए मान से त्रुटियां दूर करना या उसकी तुलना कराना ही क्या कहलाता है? वोल्टमीटर का अंशशोधन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार एमीटर का जो अंशशोधन या अंशांकन होगा वो भी क्या होगा? वो भी यही होगा, ठीक है ना, कि किसी भी परिपथ में जुड़े एमीटर के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के मान का मापन विभव मापी के द्वारा मापे गए विद्युत धारा के मान से क्या कराना? तुलना कराना या उसकी त्रुटियों को दूर करना क्या कहलाता है? एमीटर का अंशांकन या अंशशोधन। तो देखिए, ये प्रैक्टिकली टॉपिक हैं। कौन से टॉपिक हैं? प्रैक्टिकली टॉपिक हैं। तो इनको समझने के लिए अगर इनको हम थ्योरेटिकल रूप में पढ़ें तो केवल आपको दो चीज़ याद रखनी है। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको परिपथ चित्र, जैसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम, सबसे पहले तो आपको परिपथ चित्र याद होना चाहिए। और नंबर दो, कार्यविधि, वर्किंग मेथड। हरी बात समझ में? अब जैसे कि आपकी बुकों में इसके ग्राफ भी दे रखे हैं भैया, वो ग्राफ आप चाहो तो उसको वैसे रट रटा के भी लिख सकते हो, लेकिन वो ग्राफ कौन से हैं? प्रैक्टिकली ग्राफ हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो जो रीडिंग आपके पास आएगी उस रीडिंग से इसके एक्चुअल ग्राफ बनते हैं। अरे बात समझ में? अब यहाँ पर तो हम उसको छापेंगे तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। अरे बात समझ में? तो फिलहाल आपको अगर इसको थ्योरेटिकल बेसिस पर पढ़ रहे हो तो आपको केवल ये दो चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। सबसे पहले सर्किट डायग्राम और उसके बाद इसका वर्किंग मेथड। तो अब हम इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बता दी है कि भाई अगर विभव मापी से संबंधित आपको कोई भी परिपथ चित्र खींचना है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जो प्राथमिक परिपथ है वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा? कि भाई उसमें हम किसी भी एक प्राथमिक सेल को एक कुंजी धारा नियंत्रक के साथ, धारा नियंत्रक को विभव मापी तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यही तो करते हैं हम। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट खींचते हैं। तो आप देखेंगे ये बन गया भैया प्राइमरी सर्किट। ये आपका विभव मापी तार AB हो गया। अब आपने लिया है एक मानक सेल। अब आप एक मानक सेल यूज में लोगे तो देखो एक चीज़ बार बार आपके माइंड में आती है, मानक सेल। सर ये मानक सेल क्या है? तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, मानक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल काफ़ी लंबे समय तक कैसा रहता है? नियत रहता है। ऐसा सेल कौन सा सेल कहलाएगा? मानक सेल, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, मानक सेल के रूप में जनरली हम डेनियल एवं कैडमियम के सेलों को यूज में लेते हैं। किसके सेलों को यूज में लेते हैं? डेनियल एवं कैडमियम के सेलों को यूज में लेते हैं। और मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनका जो विद्युत वाहक बल होता है ना, बोले तो EMF, वो होता है लगभग 1.0186 के आसपास, इतना होता है। अरे बात समझ में? तो अब हमने प्राइमरी सर्किट का निर्माण कर लिया। प्राइमरी सर्किट के बाद अब हम मानक सेल को लेंगे यूज़ में। ये मेरे पास कोई भी एक मानक सेल हो गया, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट और ये
ये इसका धन विभव और ये इसका ऋण विभव, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए ये हमने यहाँ पर मानक सेल को यूज़ में लिया है, जिसको मैंने ES से व्यक्त किया है, और मानक सेल क्या होता है उसके बारे में अभी आपको बता ही चुका हूँ। आफ्टर ऑल अब हमने जो ये मानक सेल यहाँ पर यूज़ में लिया है, इसका जो धनात्मक सिरा है ये हमने विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे A के साथ कनेक्ट किया है, और ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल सी कहानी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्राइमरी सर्किट बनी गया है, मानक सेल को मैंने जोड़ दिया, अब सेकेंडरी सर्किट का निर्माण करना है। तो देखिए सेकेंडरी सर्किट के लिए मैंने यहाँ पर एक मानक प्रतिरोध को यूज़ में लिया है, और इस मानक प्रतिरोध का मान है 1 ओम, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध यूज़ में लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 ओम। तो इस प्रतिरोध को आप क्या कह रहे हैं, मानक प्रतिरोध। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है मानक प्रतिरोध, ठीक है। इसके ही सीरीज़ में मैंने यहाँ पर एक एमीटर को कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर ये धारा नियंत्रक, और ये कोई एक अन्य सेल ने यूज़ में लिया है, ये कुंजी है, और ये लीजिएगा हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 3, और ये द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल है जिसका एक सिरा गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से, और जो दूसरा सिरा है वो जॉकी या बिसर्पी कुंजी के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये प्राइमरी सर्किट है, तो रेजिस्टिव RH1, ये RH2 प्लग K1 K2 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये जो विद्युत भागबल है इसको मैंने EP से व्यक्त कर दिया है, ये ES है तो इसको मैंने E1 से व्यक्त कर दिया, ठीक है। सो नाउ वी आर डिज़ाइन दिस सर्किट। तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया और ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। तो मैंने आपको दो ही चीज़ बताई हैं, अंशांकन या अंश शोधन में आपको केवल दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, एंड आफ्टर ऑल आपको इसे देखनी है वर्किंग मेथड। देखो बेटा, अब आपको क्या काम करना है कि अब आपने जो ये डायग्राम बनाया है ना, अब आप एग्जामिनर को बताओगे कि आपने ये डायग्राम कैसे कैसे बनाया है, बताना भी तो पड़ेगा। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमने प्राथमिक परिपथ के निर्माण के लिए विभव मापी तार AB के साथ एक सेल EP कुंजी K1 में धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयुक्त करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण किया है। तो उसके बाद हमने एक मानक सेल को यूज़ में लिया है। मानक सेल के धनात्मक सिरे को हमने विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ जोड़ा है, जबकि ऋणात्मक सिरे को ये द्विमार्गी कुंजी आपको नज़र आ रही है, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ओके, आफ्टर ऑल द्वितीय सर्किट के निर्माण के लिए हम एक किसी अन्य सेल के साथ एक मानक प्रतिरोध, एक एमीटर व धारा नियंत्रक RH2 व कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में संयुक्त कर वापस से द्वितीय परिपथ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मानक प्रतिरोध का उच्च विभव वाला सिरा विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि इसका दूसरा सिरा होता है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 के साथ कनेक्टेड होता है। अरे बात समझ में? द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल सेकंड, जिसका एक सिरा गैल्वेनोमीटर, यानी द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल सेकंड का एक सिरा गैल्वेनोमीटर सिरे से, जबकि गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा किसके साथ कनेक्टेड होता है, जॉकी या बिसर्पी कुंजी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब बेटा बात आती है इसकी वर्किंग मेथड की। तो सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन हमारे पास होगी, जो प्राइमरी कैलकुलेशन होगी, वो कौन से सेल के लिए होगी, मानक सेल के लिए होगी। तो मानक सेल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ को बंद करते हैं। ठीक है, प्राथमिक परिपथ को बंद किया तो इसमें क्या हुई, कैपिटल I1 का करंट दौड़ने लगा, भाई दौड़ने लग रहा है। अब यहाँ पर जो ये मानक सेल जुड़ा हुआ है, इस मानक सेल के विद्युत भागबल अर्थात ES के मान की गणना के लिए हम क्या करेंगे, अब जो डॉट पिन है उसको द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य लगा देंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आपने प्राइमरी सर्किट को बंद किया है, कर दिया। अब ये द्विमार्गी कुंजी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, जुड़ रही है। आपको क्या ज्ञात करना है, मानक सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो डॉट पिन लेंगे उसे द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य फिट कर देंगे, कर दिया। अब जैसे आप इसको द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य फिट करोगे,
तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो विद्युत धारा बहेगी वो मानक सेल ES में से होकर बहेगी। तो हमें विद्युत भागबल ज्ञात करना है किसका, मानक सेल का। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का मान उस संतुलित लंबाई के समानुपाती होता है जिस लंबाई पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देता है, 0 विक्षेप देता है। तो हमने वापस से जो के प्रेशर पे कुंजी को हाथ में लिया और उसे उच्च विभव वाले सिरे से चलाना प्रारंभ किया और वह संतुलित लंबाई ज्ञात की जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने कितना विक्षेप दिया है, 0 विक्षेप दिया। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, माना मानक सेल के लिए मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त हुई है, L1 प्राप्त हो गई। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर ES समानुपाती L1, इसको आप बैलेंस करोगे, ES इज टू में XL1। हेयर x इज टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता है, यहाँ से x के मान को निकालेंगे तो x इज टू में ES अपॉन L1 आ गया। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया भाई। अब पहला काम तो हो गया ख़त्म। तो देखो बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब हम पहुंच रहे हैं सेकंड स्टेप पर। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप हम बात करें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डॉट पेन को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिया, डॉट पेन बाहर आ गया। तो अब इस मानक सेल का कनेक्शन कट चुका है। अब आपको ये जो मानक प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है सेकेंडरी सर्किट में, आप गौर करके देख सकते हैं, आपको इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपने सबसे पहले द्वितीयक परिपथ को बंद किया है। अब मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनना। आपको सबसे पहले मानक प्रतिरोध में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। क्यों? क्योंकि पहले मानक प्रतिरोध में से जो विद्युत धारा बहेगी उसका मापन मैं किसकी सहायता से करूँगा, एमीटर की सहायता से करूँगा। किसकी सहायता से करूँगा, एमीटर की सहायता से, जो कि एमीटर का कौन सा पाठ्यांक होगा, वास्तविक पाठ्यांक होगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है बेटा, उसके लिए मैंने सबसे पहले सेकेंडरी सर्किट में जो ये सेकंड प्लग जुड़ा हुआ है इसको मैंने बंद किया है। तो इस कंडीशन में इस सेल यानी कि जो अन्य सेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके माध्यम से यहाँ पर विद्युत धारा बह रही है, वो विद्युत धारा मानक प्रतिरोध में से होकर बह रही है। उसका मापन मैंने किसकी सहायता से किया है, एमीटर की सहायता से किया है। कर लिया, ठीक। आफ्टर ऑल अब मैं पढ़ रहा हूँ एमीटर का अंश शोधन या अंशांकन। तो एमीटर के द्वारा मानक प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम है उसमें से होकर जो धारा बह रही है उसका मापन मैंने एमीटर की सहायता से किया है। अब उसमें जो एरर्स आ रही हैं उन एरर्स को मैं विभव मापी के द्वारा विद्युत धारा के मापे गए मान के द्वारा करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विभव मापी के द्वारा क्या ज्ञात करना पड़ेगा, धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब साहब हमने तो पढ़ा कि विभव मापी विभवांतर का यथार्थ मापन कराता है, अब धारा कैसे मापेगो, तो ध्यान दीजिए। इसके लिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा है और ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के स्रोत के मध्य उत्पन्न विभवांतर के कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो हम यहाँ पर एक लिबर्टी लेते हैं अल्पमान की कि भाई यहाँ पर मुझे विभव मापी की सहायता से धारा ज्ञात करनी है, जबकि वास्तविकता में विभव मापी धारा को कैलकुलेट ही नहीं करा सकता। वो किसको कैलकुलेट कराता है, पोटेंशियल को। आज बात समझ में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एमीटर का अंश शोधन तो तभी होगा जब विभव मापी की सहायता से धारा का मान कैलकुलेट हो जाएगा, तभी तो त्रुटि निकलेगी। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए यहाँ पर साइंटिस्टों ने ओम के नियम से कंपेयर कराया है और ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक में से होकर बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के स्रोत के मध्य उत्पन्न विभवांतर के कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां पर जो विभव है ना, जो विभव हमें प्राप्त होगा उस विभव के बराबर हम किसको मानेंगे, धारा को। इसी वजह से हमने यहां पर किसको उपयोग में लिया है, मानक प्रतिरोध को उपयोग में लिया है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR। R की जगह पर हम कितना रख देंगे, 1। तो जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितने के बराबर आ जाएगा, धारा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। माना एमीटर के द्वारा धारा का मापा गया
वास्तविक मान कैपिटल I है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विभवमापी के द्वारा धारा नापनी है। तो विभवमापी के द्वारा डायरेक्टली धारा मापेगी नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विभव मापना है, फिर ओम के नियम से हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा उसको हम कितने के बराबर करेंगे, धारा के बराबर। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं विभव ज्ञात कर रहा हूं, तो विभव ज्ञात करने के लिए सेकेंडरी सर्किट का प्लग तो मैंने बंद कर ही दिया है। अब मैं डॉट पेन को टर्मिनल कहां लगा देता हूं, 2 व 3 के मध्य लगा दिया। टर्मिनल को 2 व 3 का मध्य लगाऊंगा तभी तो गैलोमीटर का विक्षोभ चलेगा हमें। तो अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से जो के बसर पे कुंजी को वापस उठाते हैं और विभव मापी तार को चुहे वाले सिरे से चलाना प्रारंभ करते हैं और वह संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं जहाँ पर गैलोमीटर कितना विक्षेप देता है, 0 विक्षेप देता है। अरे बात समझ में, माना वह संतुलित लंबाई कितनी है भैया, L2। तो अब ये जो अन्य सैल है उसका जो विभव है ना, उसको मैंने कितने के बराबर माना है, B डैश। यानी कि विभव मापी के द्वारा सेकेंडरी सेल का जो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं उसको मैंने कितने के बराबर माना है, B डैश। तो यहां पर उस विभव B डैश के लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त हुई है मेरे पास, L2। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, B डैश बराबर में XL2। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से आपने पढ़ा है 20 में क्या होता है, IR। ठीक है, अब इस सिचुएशन में मैं विभव मापी के द्वारा धारा ज्ञात कर रहा हूं। ठीक है, अब डायरेक्टली धारा तो ज्ञात कर ही नहीं सकता। इस कंडीशन में मैंने विभव मापी के द्वारा विभव ज्ञात कर लिया है। विभव कितना रहा है मेरे पास, B डैश आ रहा है। तो विभव के संगत धारा भी कितनी हो जाएगी, विभव मापी के द्वारा मापी गई धारा उसको मैं किससे व्यक्त करूंगा, I डैश से, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R। अब आप यहाँ पे कहोगे हेयर R इज इक्वल टू में कितना है बेटा, 1 ओम है क्या, नहीं। तो V डैश बराबर में I डैश होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल है वो कितने के बराबर है, धारा के बराबर। तो बताओ विभव मापी के द्वारा धारा का मान कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, I डैश बराबर यहाँ पर लिख दूंगा XL2, लिख दिया। यू नो अबाउट ऑल्सो, x का मान आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। x की जगह पर यहाँ पर रखोगे ES अपॉन L1, इनटू में कितना चल रहा है, L2। तो आप देख सकते हैं एमीटर के द्वारा मानक प्रतिरोध 1 ओम में से होकर बहने वाली धारा का मान तो कितना मापा गया था, I, और विभव मापी के द्वारा कितना मापा गया है, I डैश। अतः एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि तो एमीटर के पाठ्यांक में जो त्रुटि आएगी वो डेल्टा I बराबर, उसका सूत्र क्या बनेगा, वास्तविक मान में से विभव मापी द्वारा मापे गए मान को घटा दीजिए, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो त्रुटि को व्यक्त करेगी। तो डेल्टा I इज इक्वल टू में I अपनी पोजीशन पर है ही है, I डैश आपने कितना निकाला है, ES अपॉन L1 इंटू L2। इस मान में से इस मान को हम घटा देंगे तो जो भी मान बचकर आएगा वो एमीटर के द्वारा मापे गए धारा के मान में आने वाली त्रुटि को यहाँ पर क्या करेगा, व्यक्ति या प्रदर्शित करेगा। अब देखिए इसके ग्राफ को मैं यहाँ पर शो नहीं करूँगा, पूछे क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटली ग्राफ है, वो यहाँ पर आने वाली त्रुटियों के हिसाब से खींचा जाता है, जिसकी आकृति जिगजैग टाइप की होती है। अरे बात समझ में, तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली वैसे जनरली छापने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब वो ग्राफ आपको प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो प्रैक्टिकली टाइम में बता देंगे कि वो किस हिसाब से बनता है और किस हिसाब से नहीं बनता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज हमने पढ़ा है एमीटर का अंश शोधन या अंशांकन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम को पढ़ा है और सर्किट डायग्राम के बाद हमने इसकी क्या की है, कैलकुलेशन की है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने वोल्टमीटर के अंश शोधन में की थी, डिट्टो की डिट्टो वही कहानी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई हो, ठीक है। आफ्टर ऑल अब देखिएगा कुछ छोटे छोटे से टॉपिक और रह गए हैं हमारे इस चैप्टर में, उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ।
नंबर 1, विभव मापी का या विभव मापी को उपयोग में लेते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां। नंबर 1, दूसरा रह रहा था आपका विभव मापी का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड थर्ड विभव मापी की सुग्राह्यता। तो भाई सबसे पहले मैं आपको विभव मापी को प्रयोग करते समय जो आपको सावधानियां रखनी है ना, उन सावधानियों के बारे में बता देता हूं। और सावधानियों की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जनरली आपको मैं प्रैक्टिकली तौर पर समझा देता हूं। देखिए क्या करना है, किसी भी प्रैक्टिकल को आप कर रहे हो किससे रिलेटेड, विभव मापी से रिलेटेड, चाहे आप इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर रहे हो, चाहे आप अल्व प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हो, या विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हो, या वोल्ट मीटर का एमीटर का अंश शोधन कर रहे हो, कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो किससे संबंधित, विभव मापी से संबंधित। तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि विभव मापी के प्रयोग में कितने सर्किट होते हैं, 2 सर्किट होते हैं, हमेशा 2 सर्किट होते हैं। और ये चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में भी चिल्ला के समझा चुका हूं कि केवल एकमात्र विभव मापी ही ऐसा उपकरण है इस दुनिया में जिसका जब प्रयोग करते हैं तो उसके कितने सर्किट खींचते हैं, 2 सर्किट खींचते हैं। तो 2 सर्किटों में 2 सेल जुड़ेंगे, ठीक है ना, प्राथमिक सर्किट में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सर्किट में द्वितीयक सेल। तो याद रखें हमेशा, ये सबसे पहली बात है, ध्यान रखने योग्य बात है कि जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ में जुड़े द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि EP इज ग्रेटर देन ऑफ ES, अर्थात प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप विभव मापी से संबंधित कोई भी प्रयोग कर रहे हो और उसका जो भी आपने सर्किट खींचा है तो उस सर्किट में कितने ही सेल क्यों ना जुड़े हुए हों, अधिकतम 2-3 जुड़े हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको याद रखना है कि विभव मापी से संबंधित किसी भी प्रयोग को करते समय आपने सर्किट में जितने भी सेल जोड़े हैं सभी सेलों का धनात्मक सिरा, सभी सेलों का धनात्मक सिरा सदैव 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 कहां जुड़ा रहेगा, विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे से। आप अपने, मैंने आपको 5 एप्लीकेशंस पढ़ाई हैं, 5 एप्लीकेशंस के आप सर्किट डायग्राम उठाकर देखिए, जितने भी सेल हमने यूज़ में लिए हैं सभी सेलों का धनात्मक सिरा विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ कनेक्टेड है क्या नहीं। आ रही बात समझ में? सभी किसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए भैया, विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ होने चाहिए। तीसरी बात, आप जो विभव मापी तार को यूज में ले रहे हैं, यानी कि लकड़ी के गट्टे पर 1-1 मीटर की लंबाई पर जो आपने विभव मापी तार को यूज में ले रखा है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो तार कहीं से मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से मोटा है, फिर कहीं से ज़्यादा पतला है। नहीं, जो भी आपने विभव मापी तार को यूज में लिया है वो विभव मापी तार की मोटाई एक समान रहनी चाहिए। और आपको पता है कि विभव मापी तार के अंतर्गत हम कौन से तार को उपयोग में लेते हैं, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक वाली मिश्र धातु जैसे मैग्नीन कॉन्स्टेंटाइन से निर्मित हम तार को उपयोग में लेते हैं, जिसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए, एक समान। अगर बेटा मोटाई एक समान नहीं है, कहीं से मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से ब्रेक हो रहा है, तो आपको जिंदगी में भी सही विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। चौथी चीज, विभव मापी तार में, यानी जैसे किसी भी विभव मापी को आप किसी भी प्रैक्टिकल करते टाइम यूज में ले रहे हैं तो उसमें लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टाइम तक उसमें करंट फ्लो किया है तो वो तार गर्म हो जाएगा, जिससे उसके प्रतिरोध की स्थिति गड़बड़ा जाएगी, और प्रतिरोध की स्थिति अगर गड़बड़ा गई तो आपको कभी भी संतुलन बिंदु प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये नॉर्मल सी छोटी छोटी सी फेनोमेनेटिक कंडीशंस हैं जो आपको विभव मापी को प्रयोग करते समय आपको ध्यान में रखनी है, और ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। ठीक है। आफ्टर ऑल, नाउ वी आर रीडिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का मानकीकरण। तो आप समझेंगे इसको, आप मुंह जबानी याद कैसे रखेंगे, विभव मापी का मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन। आपसे कोई पूछे कि सर विभव मापी का मानकीकरण है क्या चीज, क्या होता है विभव मापी का मानकीकरण, तो आपके पास एक सिंपल सा आंसर होगा, और वो सिंपल सा आंसर क्या होगा
कि सर विभव मापी की सहायता से या किसी भी विभव मापी की विभव प्रवणता का यथार्थ मापन, अरे बस समझ में, किसी भी विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता की कैलकुलेशन या विभव प्रवणता का मापन ही क्या कहलाता है, उस विभव मापी का मानकीकरण। अरे बस समझ में। नाउ द कंडीशंस ऑफ द पोटेंशियली ग्रेडियंट हुज रिलेटेड टू एनी पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि किसी भी विभव मापी की विभव प्रवणता का मापन उस विभव मापी का क्या कहलाता है भैया, मानकीकरण। यानी कि आपको x कैलकुलेट करना है। अब x को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, वही सर्किट को बनाओगे, वही प्राथमिक परिपथ, वही द्वितीयक परिपथ, और फिर क्या करोगे, जो की सहायता से वह संतुलित लंबाई ज्ञात करोगे जहां पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, 0 विक्षेप देगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये मेरे पास प्राइमरी सर्किट, अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड अकॉर्डिंग योर सिलेबस, आपको इसे इग्नोर ना करें, आप इसे समझेंगे। अगर बोर्ड में एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप इसको विद डायग्राम ही समझा कर आएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, ये विभव मापी तार हो गया, ये मेरे पास अन्य सेल हो गया, ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर, और ये मेरे पास जोकती है सर पी कुंजी। ये प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट, ठीक है, ये विभव मापी तार, ये जिसका उच्च विभव वाला सिरा, ये निम्न विभव वाला सिरा। अब आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने सर्किट कैसे बनाया है, तो इसको तो बताने की बार बार आवश्यकता ही नहीं है। आपने एक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक को विभव मापी तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, और सेकेंडरी सर्किट के लिए आपने एक अन्य सेल यूज में लिया है जिसका धनात्मक सिरा विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा चौकिया पिसर पे कुंजी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है, ठीक है ना। अब आपको इस विभव प्रवणता कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करनी है भैया, संतुलित लंबाई ज्ञात करनी है जहां पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, 0 विक्षेप देगा। तो आपने यहां से जोके पे सर्पी कुंजी को उठाया, इस पर चलाया, और वह संतुलित लंबाई की जहां पर गैल्वेनोमीटर ने कितना विक्षेप दिया, 0। ध्यान दीजिएगा, मान लो, माना वह संतुलित लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। तो बेटा E समानुपाती L बैलेंस करोगे, E बराबर में कितना आ जाएगा, XL, देन X इज इक्वल्स टू में E अपॉन L। ये आपके पास विभव प्रवणता आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये विभव प्रवणता का मापन कहाँ, किसकी सहायता से किया आपने, विभव मापी की सहायता से किया कि नहीं किया है? तो यही आपका क्या हो गया, विभव मापी का मानकीकरण। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, विभव मापी की सुग्राहिता। अब एक चीज ध्यान दो, सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब कैपेसिटी, कि वो किसका मापन कर रहा है, विभव का मापन, और विभव का मापन भी कितनी सुगमता से कर रहा है। सुगमता से तात्पर्य, देखो अच्छी चीजों को तो हर कोई सॉर्ट आउट कर लेता है, आ रही बात समझ में, लेकिन अब आ रही है बात सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता। तो सुग्राहिता का मापन होता है उसकी सुगमता से। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, किसी भी विभव मापी की सहायता से, किसी भी विभव मापी की सहायता से किसी अल्प विद्युत वाहक बल वाले सेल के ईएमएफ का मापन जितनी अधिक सुगमता से किया जा सके वही उसकी क्या कहलाती है, विभव मापी की सुग्राहिता कहलाती है। अरे बात समझ में, यानी कि किसी भी अल्प ईएमएफ वाले सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कितनी अच्छी अधिक सुगमता से करना उस विभव मापी की क्या कहलाता है, सुग्राहिता कहलाता है। ध्यान रखना, विभव मापी की सुग्राहिता सदैव विभव प्रवणता पर निर्भर करेगी। ऑलवेजली विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी की सुग्राहिता उतनी ही कैसी होगी, अधिक होगी, और विभव प्रवणता जितनी अधिक होगी सुग्राहिता उतनी ही कैसी होगी, कम होगी। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कर रहा है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि किसी भी विभव मापी की सुग्राहिता उसकी विभव प्रवणता पर डिपेंड करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी उस विभव मापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, और विभव प्रवणता जितनी ज्यादा बढ़ेगी सुग्राहिता उतनी ही घट जाएगी। तो ये नॉर्मल सी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आज आपको यहाँ पर बताई हैं। इस हिसाब से हमारा लेसन नंबर 6, ठीक है ना, विद्युत परिपथ यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगामी चैप्टरों के बारे में भी आगे जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।